बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया वगैरह सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, कल हमने मोमेंटम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोमेंटम पढ़ा था। अब मोमेंटम के बारे में हमने क्या क्या सीखा था, बताओ। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, वो क्या बताता है हमें कि हमें किसी चीज को रोकने के लिए कितनी ज्यादा क्या कहते हैं वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आसान भाषा में क्या बताया था? मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। ठीक है, ये बताया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चेंज इन मोमेंटम समझा दिया था न्यूमेरिकल करा के भी। क्लियर है? अब आगे आते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? If a body is in motion, it will remain in motion. If a body is at rest, it will remain at rest until and unless an external force is applied on it. Clear है बात? इस फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं सेकंड लॉ। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है? ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है क्या जो फोर्स है हमारी, क्या जो फोर्स है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या क्लियर होगी बात? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सर ये रेट क्या होता है? रेट से पहले है वही सर, ये प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनलिटी क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर सपोज मैंने बोला ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, अगर मैं बी को इंक्रीज करूंगा तो हमारा ए भी इंक्रीज होगा। अब मैं अगर बोलूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या मैं बोलूं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बी के, तो क्या है अगर मैं बी को बढ़ाऊंगा तो हमारा ए कम होगा। क्लियर है बात? प्रोपोर्शनल समझ आ गया? चलो आगे। ठीक है, अब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था। यानी टाइम की रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, रेट जो बदल रहा है इसमें, यानी टाइम की रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मैं p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम लिख सकता हूं इसको। ये प्रॉब्लम है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, डेल्टा p अपॉन t ऐसे करके। ठीक है, अभी हम इसे ऐसे रखते हैं। ठीक है, p फाइनल यानी और p इनिशियल, तो हमारा p ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? p फाइनल को क्या लिख सकता हूं मैं? mv फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है बात? फिर मैं क्या कर सकता हूं आगे? अपॉन, अब मैं यहां से m कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? अगर मैं यहां से m कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? m पर वेक्टर p माइनस u होल में। तो ये सी प्रॉब्लम करूंगा। हम पिछले ही चैप्टर में पढ़कर आए हैं क्या? A इज इक्वल्स टू क्या होता है? B माइनस U अपॉन T। क्या होता है? यही होता है। क्लियर है? आगे चलें, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। इसी चीज को उठाकर यहाँ पर रखो तो क्या लिखो हमने? जो मेरी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m, ये क्या बन गया? A के। क्लियर है? एक चीज और सीखो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? अब अगर मैं इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो नहीं रखना हमारा फॉर्मूला रखना इक्वल टू रखेंगे। इसको हटाकर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा k। क्या करूंगा? k। क्लियर है बात? और यहाँ इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 निकल। ठीक है क्लियर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, जब ये बंद हो गया तो F इज इक्वल्स टू m a क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्या बन गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब पता चल गया यहां तक, कोई इस पूरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं क्या, सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं डेली लाइफ में। अबे सीधी बात है, क्या करना है, स्पीड जल्दी से जीरो ना करके धीरे धीरे कम करनी है। ये मैंने सिखाया था कल एग्जांपल देके कि मोमेंटम का चेंज कैसे है। मोमेंटम का चेंज अगर मैं किसी चीज को लेकर आके एकदम जीरो कर दूंगा तो चेंज ज्यादा होगा, क्या होगा, चेंज ज्यादा होगा। अगर मैं मोमेंटम का चेंज ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगी। यानी अगर कोई चीज मैं लेकर आ रहा हूँ और एकदम से जीरो कर दूं तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका मोमेंटम का चेंज ज्यादा होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एकदम रोक दी तो फाइनल तो जीरो हो ही गया। तो पीछे से कुछ भी आ रहा हो एकदम से जीरो हो गया तो क्या है, चेंज ज्यादा होगा। लेकिन मैं धीरे 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 कम करूं, बताओ मुझे, तो मोमेंटम का चेंज कम होगा और फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। तो इसके एप्लीकेशन की बात करें हम, क्रिकेट तो देखा ही होगा सबने, क्रिकेट तो देखा ही है, खेला भी है। जब भी क्रिकेटर या फील्डर, जब भी कोई फील्डर कैच करता है, क्या करता है, कैच करता है तो क्या करता है, बॉल को ऐसे पीछे लेकर जाता है। ठीक है, ऐसे पीछे लेकर जाता है, क्यों लेकर जाता है बताओ मुझे, जिससे उसके हाथों पर वो दर्द ना हो। ठीक है, हाथों पे चोट ना लगे, क्यों, हाथों पर, हाथों को पीछे ऐसे लेके जाने में क्यों चोट नहीं लग रही है बताओ, जैसे क्यों, अगर हम एकदम ऐसे कैच करेंगे तो क्या होगा, बॉल आ रही थी तो क्या था, बॉल आ रही थी और एकदम से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा और फोर्स भी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसे धीरे 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 क्या करते हैं, उसे कम करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको कम करते हैं, धीरे धीरे रेस्ट पर लाते हैं। तो धीरे धीरे रेस्ट पर लाते हैं तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, तो हमें फोर्स भी कम फील होती है। क्लियर हो गई, एप्लीकेशन समझ आ गई इसकी। एक हम क्या कहते हैं, एक हम इसका एग्जांपल और ले सकते हैं। देखो होगा आपने, सब चीज छोड़ो, अब किसी ऊंचाई से कूद गए, क्या, किसी ऊंची जगह से कूद गए। ठीक है, अगर तुम कूदे किस पे, सीधा पक्की एकदम सड़क पर, तो क्या होगा, एकदम पैरों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, चोट लग जाएगी। लेकिन वहीं में इतना मोटा गद्दा रख दूं, क्या होगा, इतना मोटा गद्दा रख दूं वहां पर, जैसे किसमें होता है, हाई जंप में पॉल वॉल्ट एक देखा होगा, तो उसपे क्या होता है, जब भी हम उसके अंदर देखो क्या करता है, बहुत ज्यादा वो, जब मैं इसके ऊपर कूदूंगा तो एकदम से वेलोसिटी की जीरो थोड़ी होगी, तो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो होगी, तो मुझे फोर्स की कम होगी। क्लियर है बात, दो एप्लीकेशन समझा रहे, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, क्या है, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the, क्लियर है, और फाइनल इसको ड्राइव करके क्या आता है हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू ma आता है। क्लियर हो गई है बात, ठीक है, एप्लीकेशन भी सिखा दी, कोई प्रॉब्लम, चलो इसको नोट करते हैं। हाँ, तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया, सारी चीजें देख ली उसकी, तो हमें उसके कुछ फॉर्मूले पता चल चुके हैं फोर्स के, इस चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए। क्लियर है, तो हमने कौन से पढ़ लिए, F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ लिया, इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे, और मैंने कल मोमेंटम वाला भी करा दिया था, P इक्वल्स टू एम बी पर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना। चलो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड करो जरा, चलो मैं करता हूँ। क्वेश्चन है, an object of mass 5 kg, an object of mass 5 kg is moving with an acceleration of 10 meter per second square. Calculate force acting on, calculate force acting on it. अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या, मुझे क्या 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 गिवन है, मास गिवन है, गिवन क्या क्या है मेरे को, मास गिवन है कितना 5 kg, एक्सेलरेशन गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ऐसा यूनिट में अपनी अपनी,
दोनों चीजें ऐसा यूनिट में है, तो हमारे लिए और काम आसान हो गया। सिंपल आप फोर्स और फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना 5 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50। क्या 50? ऐसे फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। क्लियर है? यहाँ मगर इसके अगर कहीं पर ऐसे ही न्यूटन ना देकर ये दे दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी फोर्स कर रही है, तब भी हम एक बारी को मान लेंगे। अगर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई तब करेगा, वरना ज्यादातर कहते हैं न्यूटन की दिखा। क्लियर है ना? नोट इतना तो मैं काटा पीटी कर दूंगा। और जब मैं समझा रहा था तेरा ध्यान यहाँ नहीं था, तेरी मुंडी नीचे थी। इससे बोल देते क्या बोला चले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीच में कटआउट बोलना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो साथ के साथ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू 2000 ग्राम is accelerated with a force of by a force of 5 Newton. Calculate the acceleration of the object. क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या क्या मैंने मास दिया है और क्या दिया है? फोर्स दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि मास कितना गिवन है 1000 ग्राम्स, फोर्स कितने गिवन है 5 न्यूटन। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमारी नजर जाती है सीधा किस पर? मास पर। किस पर? मास ऐसा यूनिट में है नहीं है, तो उसे क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ऐसा यूनिट में 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम। तो दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसे लेके आता हूं इधर, यही होगा। अब इसके अंदर फिर क्या है? फोर्स कितनी 5 न्यूटन, मास कितना 2 केजी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में? नोट करो। हाँ तो हम एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं ना, नीचे वाली बता दो। अच्छा तो पहले देख ले क्या होगा। अब हमारे पास क्या है? विच विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। हमें किस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ये बताना है हमको। अगर हमें 3 केजी मास को किसी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, या 4 केजी मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, इसको ज्यादा फोर्स लगेगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? फोर्स निकाल लो और इसकी फोर्स निकाल लो, जिसकी ज्यादा होगी
उसको ज्यादा फोर्स लगेगी, है ना? तो निकाल लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा, पहले इसको देखता हूं मैं, मास मेरा एक्सेलरेशन ये एम ए लगाऊं मैं अगर फर्स्ट केस में, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 न्यूटन्स। अगर मैं सेकंड में आऊं तो 4 केजी को किससे एक्सेलरेट करना है, उससे एम ए लगा तो 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 न्यूटन्स। किसकी ज्यादा है फोर्स, इसको ज्यादा फोर्स लगेगी, पहले वाले केस में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी न्यूटन, 15 न्यूटन्स। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आए करेंगे थोड़ा सा घुमा के, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स निकालने के लिए पूछ सकता था आराम से। अभी असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि बताओ कि किसकी ज्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि सेकंड वाले की ज्यादा होगी, रीजन कि इसमें ये मास कम है, ये कम है, वो कम है, ठीक है, फिर वो बताना होगा ये होगा ऐसे होगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर कैसे बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड बन रहे हैं, इसीलिए हमने चैनल का नाम भी क्या रखा है, कॉन्सेप्ट मेन क्या